डियर स्टूडेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा उनके अंदर कैसे गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है इसका अध्ययन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है जिसका अध्ययन हमें करना है वो है फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। मनुष्य में कैसे निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, कैसे ब्लास्टोसिस्ट तक का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसे हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और फिर जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ये कैसे यूट्रस से अटैच होता है, कैसे इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है, यहाँ तक का अध्ययन आज हम लोगों को इस लेक्चर में करना है। जैसा कि हम लोग जानते ही मनुष्य जो होता है वो सेक्सुअल रूप से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक मेल होता है जिसे हम ह्यूमन के केस में पुरुष कहते हैं और एक फीमेल जिसे आप स्त्री कहते हैं। तो जिस समय कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे से लैंगिक संसर्ग करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उनका, तो उस सेक्सुअल कांटेक्ट की जो प्रक्रिया है उससे हम लोग कॉपुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। जो कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में पुरुष अपने पेनिस को स्त्री के वेजाइना में प्रवेश कराता है। इसी दौरान वह सीमेन को स्त्री की वेजाइना के अंदर रिलीज कर देता है। जब सीमेन यहाँ पे रिलीज होता है तो उस सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु जो होता है यहाँ पर वेजाइना में रिलीज होने के पश्चात रैपिड तरीके से वो मूव करता हुआ सर्विक्स और सर्विक्स से होता हुआ वो यूट्रस के में पहुंच जाता है। यूट्रस से फिर वो आगे मूव करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में एक स्थान है एम्पुला रीजन, उस एम्पुला रीजन तक पहुंच जाता है। उसी दौरान यदि ओवरी से अंडोत्सर्ग हुआ है तो वो जो ओवम निकला है वो ओवम भी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के ये इनफंडिबुलम में आता है और फिर इनफंडिबुलम से वो मूव करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? एम्पुला रीजन में पहुँच जाता है। तो इसी एम्पुला रीजन में ही ओवल्यूशन की प्रक्रिया से निकला हुआ जो ओवम अर्थात अंडा है वो इसी एम्पुला रीजन में रहता है। अगर उसी दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ और उस सेक्सुअल कांटेक्ट से जो स्पर्म मिले वो स्पर्म भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो तब जा करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया का हम लोग विस्तृत अध्ययन करें उससे पहले थोड़ा सा हमें इस ओवरी से जो ओवम बाहर आता है, जो एग बाहर आता है, उस एग की संरचना का भी हमें अध्ययन करना है। ध्यान दीजिए, जो ओवल्यूशन की प्रक्रिया है, ओवल्यूशन की प्रक्रिया में जो ओवम निकलता है वास्तव में वो ओवम नहीं है। एक जनरल बोलचाल की भाषा में लोग ओवम बोलते हैं, लेकिन वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसी सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लेयर बनी हुई है
जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ क्या है, एक लेयर है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये जोना पेलुसिडा जो होती है अत्यंत कठोर होती है और ये सेकेंडरी ओसाइट को एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसकी रक्षा करती है। इस के बाहर भी, जोना पेलुसिडा की लेयर के बाहर भी क्या है, एक जो ग्रेनुलोसा की लेयर होती है, उस ग्रेनुलोसा की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो इसी रूप में अंडोत्सर्ग होता है। फीमेल में जो अंडोत्सर्ग होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट होती है उससे नॉर्मली 14वें दिन पर यही सेकेंडरी ओसाइट जो होता है एवोल्यूशन की क्रिया में रिलीज होता है और रिलीज होकर के वो ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आकर के रुका रहता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ ये ओवम है, ये नॉन मोटाइल होता है, अर्थात इसमें अपने आप मूवमेंट नहीं होता। वास्तव में यहाँ पे जो ये फैलोपियन ट्यूब है, जो इसका इन्फंडिबुलम है, यहाँ पे कुछ सीलिया होते हैं और उसी सीलिया के द्वारा ये जो ओवम निकला है उस ओवम को एम्पुला तक पहुँचाया जाता है। ये नॉन मोटाइल है, जबकि स्पर्म जो है वो मोटाइल संरचना वाला होता है। अब क्या है कि ये जो अंडोत्सर्ग में ओवम आया ये यहीं पर स्थित था एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, और उसी समय सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, स्पर्म आया और वो स्पर्म भी इस एम्पुला तक पहुंच जाते हैं। तो एम्पुला तक जब पहुंचते हैं स्पर्म, तो ध्यान रखना वहाँ पे ओवम पहले से है और ये स्पर्म वहाँ पे पहुँचने के बाद मिलियंस ऑफ स्पर्म पहुँचते हैं, जिसमें से सभी स्पर्म ठीक है पूरी कोशिश करते हैं कि वो ओवम के अंदर प्रवेश करके इसको फर्टिलाइज करें, लेकिन केवल और केवल एक ओवम ऐसा होता, एक स्पर्म ऐसा होता है जो कि इस ओवम को फर्टिलाइज करता है। इसमें से जैसे ही कोई स्पर्म, अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात समझिए। स्पर्म में, जब स्पर्म की हमने संरचना आपको बताई थी तो हमने बताया था स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उसका हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर उसका मिडिल पीस और इसके बाद टेल होती है। तो जो हेड पार्ट है उसमें उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है और साथ ही साथ जो नेक पार्ट होता है उसमें उसका सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। और मिडिल पीस में आपको बताया गया था माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और टेल होती है जो कि फ्लैज, इसी कारण से वो मूव करता है। लेकिन उस स्पर्म के हेड के ऊपर एक संरचना होती है जो कि गाल्गी बॉडी से निर्मित होती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। उस एक्रोसोम में कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स हैं उसी एंजाइम की सहायता से स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, इस ओवम के चारों तरफ जो ये जोना पेलुसिडा है इसको पेनिट्रेट करता हुआ अंदर प्रवेश करता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही कोई स्पर्म इस जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हुए क्या करेगा, अंदर प्रवेश करता है, ओवम के अंदर आ जाता है, वैसे ही जोना पेलुसिडा जो होती है उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि वो कंप्लीटली पूरी तरीके से रेजिस्टेंट हो जाती है, कठोर हो जाती है और किसी अन्य स्पर्म को अब वो ओवम के अंदर प्रवेश नहीं देती है। तो केवल और केवल एक ही स्पर्म इस ओवम के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही एक ओवम स्पर्म प्रवेश करेगा वैसे ही जोना पेलुसिडा कठोर होकर के अन्य स्पर्म के एंट्री को वहीं पर रोक देती है। अब हुआ क्या कि जैसे ही स्पर्म एंट्री किया इस ओवम के अंदर, वैसे ही स्पर्म के नेक रीजन में जो सेंट्रियोल है उसके प्रभाव से ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो क्या हो जाता है, तुरंत डिवाइड होकर के
एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है और एक ओवम बनाता है। तो ये सेकेंडरी oocyte तभी डिवाइड होगा। आपको बताया गया था कि सेकेंडरी oocyte जो होता है वो उसमें मियोसिस सेकेंड जो होता है वो मेटाफेज सेकेंड में रुका रहता है, अरेस्ट रहता है। ओवम का निर्माण तभी होता है, तभी ये सेकेंडरी oocyte अपना विभाजन कंप्लीट कर पाता है जब स्पर्म का सेंट्रियोल इसमें प्रवेश करता है। तो जैसे ही कोई स्पर्म इसके अंदर आता है तो उस स्पर्म के सेंट्रियोल के कारण से ये जो क्या है सेकेंडरी oocyte है ये अपना विभाजन कंप्लीट करती है, जिसके फलस्वरूप एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ओवम का निर्माण हो जाता है। अब जब विभाजन कंप्लीट हो गया, ओवम बन गया, तो क्या होगा, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और जो ओवम का न्यूक्लियस है दोनों एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं और इसी क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल गैमीट के संयोजन की क्रिया को हम लोग निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वह कहाँ पे हुई, वह फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में हुई। कहाँ पे हुई, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अब आप ध्यान दीजिए, जो स्पर्म है इसमें ये हेप्लॉयड है, अर्थात इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स हैं वो 23 हैं। और जो ओवम है उस ओवम के अंदर भी क्या है, वो भी हेप्लॉयड है, उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं, 23 अर्थात 23 हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में संयुक्त होते हैं तो 23 गुणसूत्र जो स्पर्म के हैं और 23 गुणसूत्र जो ओवम के हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब संपन्न होती है तो क्या बनता है, जायगोट बन जाता है। अब इस जायगोट में कितने गुणसूत्र होंगे, 46। कितने होंगे, 46। ये जो फर्स्ट सेल है जायगोट जो कि डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, और इस डिप्लॉयड संरचना या जायगोट में 46 गुणसूत्र हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होने के बाद भी ये जोना पेलुसिडा अभी भी इसके चारों तरफ उसी रूप में बनी रहती है। अब ये जो जायगोट बना, ध्यान देना कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के समय ही ये निर्धारित हो जाता है कि होने वाली संतान नर अर्थात बॉय होगी या गर्ल, इसका निर्धारण हो जाता है। क्योंकि जब पुरुष में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय 50% अर्थात 50% स्पर्म ऐसे बनते हैं जिनके अंदर एक्स लिंग गुणसूत्र होता है और 50% ऐसे बनते हैं जिनके अंदर वाई लिंग गुणसूत्र होता है। यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में वह स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करके फर्टिलाइजेशन करता है जिसमें वाई लिंग गुणसूत्र है, तो होने वाली संतान मेल अर्थात बॉय अर्थात लड़का होगा। और यदि उस स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया जिसमें एक्स लिंग गुणसूत्र है, तो होने वाली संतान लड़की होगी या गर्ल होगी। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान ही ये निर्धारित हो जाता है कि जो संतान बनेगी, जो संतान अब इससे उत्पन्न होगी, वो संतान मेल या फीमेल क्या होगी, इसका निर्धारण फर्टिलाइजेशन के समय ही हो जाता है। उसके सेक्स का निर्धारण यहीं पर हो जाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब कंप्लीट हुई, जायगोट बन गया, तो जायगोट आगे अब डिवाइड होता है और डिवाइड हो करके ये 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 सेल बनती हैं। तो इस प्रकार का विभाजन इसमें शुरू होता है। ध्यान देना कि यहाँ पर जो ये जायगोट है ये बना है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद। ये जायगोट अब यूट्रस की तरफ
मूव करता है और यूट्रस की तरफ जब जाने लगता है तो 24 घंटे का समय लगता है, जिसमें पहला समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे ये जाइगोट एक सेल से 2 सेल बना लेता है। लेकिन इस सेल की भी अपनी इस सेल में जो विभाजन हो रहा है उसकी भी एक विशेषता है। यहाँ पर जाइगोट में जो विभाजन होता है, समसूत्री अर्थात माइटोसिस होता है, वो एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज की जब क्रिया होती है तो ध्यान देना, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं लेकिन साइज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है। सेल की संख्या बढ़ेगी लेकिन उसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये ध्यान दीजिए, ये जाइगोट है, जाइगोट की साइज ये आप देख रहे हैं। जब इसमें फर्स्ट टाइम क्लीवेज होगा तो इसके फलस्वरूप 2 सेल बन गई, लेकिन ये 2 सेल जो बनी, ठीक है, उनकी बनने से नंबर तो बढ़ गया, लेकिन जाइगोट की जो साइज थी 2 सेल बनने के बाद भी उसकी साइज वही है, उसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस प्रकार से क्लीवेज जब होता है तब क्लीवेज के फलस्वरूप सेल की संख्या केवल बढ़ती है, उसके साइज में परिवर्तन नहीं आएगा। जाइगोट जिस साइज का है उसी साइज का रहता है। ये अब 2 सेल बन गए, फिर क्लीवेज हो जाएगी तो 4 सेल बन जाएंगे, और फिर इन प्रत्येक सेल में क्लीवेज होगी तो 4 से 8 सेल बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्लीवेज के फलस्वरूप बनने वाली जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। कभी कल इस तरीके का प्रश्न आता है कि जाइगोट के क्लीवेज से बनने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उन्हें क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ये जो ब्लास्टोमियर कॉन्टिन्यूअस उनमें क्लीवेज होगा और क्लीवेज के फलस्वरूप उनके नंबर बढ़ते जाते हैं। फिर 8 जो सेल हैं इनमें भी क्लीवेज होगी तो 8 से क्या बन जाएंगे, 16 सेल बन जाएंगे। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है और ये जो 16 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है, इसी को हम लोग मारुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मारुला। अब ये जो 16 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है, अब इसके ब्लास्टोमियर अर्थात जो इसमें सेल हैं, उस सेल में फर्स्ट टाइम यहीं पर सेल डिफरेंशिएशन अर्थात कोश की विभेदीकरण स्टार्ट होता है। जब यहाँ पे कोश की विभेदीकरण स्टार्ट होगा तो 2 तरह की सेल बनती हैं। एक सेल ऐसी बनती है जो कि बहुत रैपिड तरीके से ग्रोथ करती है, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये आकार में कुछ बड़ी भी होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स इसी ट्रोफोब्लास्ट से लगी रहती है, जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब इस 16 सेल स्टेज के मारुला में जब सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ तो सेल डिफरेंशिएशन के कारण से, ठीक है, यहाँ पर एक कैविटी बन रही है। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील, और इस प्रकार की जो संरचना बनी उसी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो मारुला आगे डिफरेंशिएट होकर के ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, जिसके अंदर एक कैविटी बनती है और 2 तरह की सेल बनती हैं। एक ट्रोफोब्लास्ट जो कि आउटर सबसे बाहर की तरफ रहती है और अंदर की तरफ रहता है इनर सेल मास, और साथ में एक कैविटी हुई है। अब ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट के बनने तक की जो घटना है, इसी को हम लोग ब्लास्टुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। ये जो ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया हुई, इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है, 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन या कह सकते हैं कि 7 या 8 दिन का समय लग जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ से ऐसे कॉन्टिन्यूअस जो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करते 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 वो आता है
यूट्रस में, और यूट्रस में ही आकर के ये ब्लास्टुलेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो ट्रोफोब्लास्ट है, क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। इसी ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्रस के भित्ति से अर्थात इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से यूट्रस की इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, उसके तुरंत बाद जो यूट्राइन वाल है, उसकी कोशिकाएं बहुत रैपिड तरीके से विभाजित होकर के इस ब्लास्टोसिस्ट को ऊपर से ऐसे ऐसे कवर कर लेती हैं, ऐसे कवर कर लेती हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस से अटैच हो जाता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसी क्रिया को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस की वाल से अटैच हो जाए तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तभी जाकर के इसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तभी जाकर के प्रेगनेंसी स्थापित होती है। प्रेगनेंसी ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट के बाद स्थापित होती है। ब्लास्टोसिस्ट तक बनने तक कोई प्रेगनेंसी घोषित नहीं की जाती कि प्रेगनेंसी होगी। जब तक कि ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से अटैच नहीं होगा तब तक ये घोषित नहीं होगा। जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद फिर आप ध्यान रखिए, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल करके जो यूट्राइन वाल है उस यूट्राइन वाल में धंस जाते हैं। इस प्रकार की जो संरचना बन रही है, ट्रोफोब्लास्ट से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, इनको हम लोग कोरियोनल विलाई कहते हैं। जो कोरियोनल विलाई बने, इनके चारों तरफ जो यूट्रस के टिश्यू हैं वे चारों तरफ से ये जो क्या नाम है ब्लास्टोसिस्ट में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप किए ट्रोफोब्लास्ट से, जिसे कोरियोनल विलाई कहा गया, उस कोरियोनल विलाई और ये यूट्रस की जो भित्ति है उसके टिश्यू के बीच, ठीक है, एक प्रकार से ऐसा संरचना डेवलप करता है जो कि एम्ब्रियो तथा मदर के बीच में क्या करता है, एक प्रकार से संबंध स्थापित करता है, जिससे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। जो प्लेसेंटा डेवलप होता है वह प्लेसेंटा आगे जब ये फीटस के रूप में डेवलप होगा तो फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और फीटस के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं उसको शरीर से रिमूव कराता है, उन फीटस के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके बाहर निकालता है। और साथ साथ ये कुछ हार्मोन का सिक्रीशन भी प्लेसेंटा के थ्रू होता है, जिसमें ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन है और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ये हार्मोन आदि भी उसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक होते हैं। जब लेट स्टेज की प्रेगनेंसी होती है तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन का भी इससे श्रावण किया जाता है। अब जो आगे का हम लोग टॉपिक होगा जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसमें ध्यान देना, जो ये इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट में, ये इसमें आगे चल कर के एक प्रक्रिया होगी जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में 3 तरह की जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक्टोडर्म बनेगी, मेजोडर्म बनेगा और
साथ साथ इंडोडर्म बनेगी और फिर उन 3 लेयर से ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया से विभिन्न अंगों का निर्माण होगा और फिर एक पूरा शिशु जो है वो डेवलप होगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग गैस्ट्रेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और लास्ट में बच्चे का जन्म कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फाइनली तब हम लोग कैसे लैक्टेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने अध्ययन किया वो था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में किया जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे क्लीवेज करता हुआ डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के वो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। तो जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट के बनने तक की घटना को हम लोग ब्लास्टुलेशन कहते हैं। और इसके बाद यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो आकर के जो माता होती है उनके यूट्रस की भित्ति से अटैच होता है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फीटस और माता के यूट्राइन वाल के बीच में एक संरचना बनती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा जब बन जाता है तो प्रेगनेंसी स्थापित हो जाती है। तो यहाँ तक का अध्ययन हम लोगों ने आज किया है। और नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर में अध्ययन करेंगे वो होगा कैसे प्रेगनेंसी के बाद कैसे गैस्ट्रुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में कैसे ये तीनों जर्म लेयर बनेंगी और फिर आगे कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और लास्ट में कैसे बच्चे का जन्म होगा, इसका अध्ययन करेंगे। और बच्चे की केयरिंग के लिए कैसे लैक्टेशन होता है इसका भी अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।